हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग हमेशा होता है कि जब ईयर की स्टार्टिंग होती है तो आप लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है कोरोना की वजह से, और क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हो पाई हैं। तो ऐसे में आप लोगों की जो डिमांड है, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और विशेष करके आप लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग ऑनलाइन ही फ़िलहाल, जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट हो जा रही हैं या कॉलेज में आप लोग नहीं अलाउ हो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो क्लासेस हों या रिमेडियल क्लासेस हों, तब तक हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ईश्वर करे कि जल्दी ही ऑफ़लाइन पढ़ने का मौका मिले, हम लोग क्लास में बैठ कर के पढ़ें। मुझे लगता है कि क्लास में बैठ के पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस कोरोना महामारी जो कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, ऐसे में हम लोग निश्चित रूप से तमाम विकल्पों की ओर विचार कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए हम लोग इस ऑनलाइन मोड का सहारा ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पर डे एक लेक्चर लिया करेंगे। जैसे पर डे हम आप लोगों को 1 घंटे पढ़ाते थे, तो वैसे ही अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और पर डे हम लोग एक लेक्चर लिया करेंगे। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो आप लोगों को ये होगा कि आप जब चाहें लेक्चर को सुन सकते हैं दोबारा। मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए हैं या जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो दोबारा से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस मोड में हम लोग इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चूँकि एमए फाइनल ईयर इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, और थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट करके है। जो सामान्यतः ट्रेडिशनल कोर्सेज़ आप लोग, ट्रेडिशनल सिलेबस आप लोग पढ़ते रहे हैं अभी तक, चाहे वो ग्रेजुएशन के तीनों ईयर्स में हो, चाहे वो एमए प्रीवियस में हो, कि बहुत लिमिटेड चीज़ें रहती थी सिलेबस में। कि चलिए ये पेपर है, मान लीजिए पोइट्री फ्रॉम चासर टू कॉलिंस आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था फर्स्ट पेपर में, तो उसका एक दायरा तय कर दिया जाता था। लेकिन एमए फाइनल में चीज़ें थोड़ा सा बढ़ी हैं। माने ये कह सकते हैं हम लोग कि सिलेबस को थोड़ा सा व्यापक कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आप लोग इस साल पढ़ेंगे, तो वो पूरा का पूरा इंग्लिश की स्टार्टिंग जहाँ से चासर शुरू होते हैं वहाँ से लेकर के आज तक है, मॉडर्न एज तक। साथ ही अमेरिकन लिटरेचर पूरा पूरा एक पेपर ही है, वो भी आप लोगों के लिए नया होगा, चूँकि अमेरिकन लिटरेचर में आप लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। साथ ही इंडियन लिटरेचर आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर, तो अब की बार एक पेपर पूरी तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर पर ही है। क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से एक नया पेपर है, बिल्कुल भी आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं, तो तमाम चीज़ें नई हैं, इसलिए भी थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स, हम भरसक प्रयास करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट एट माई लेवल टू मेक यू ऑल द थिंग्स क्लियर इन लिमिटेड आवर्स। सीमित समय में हम सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि निश्चित रूप से इस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस या वीडियोस कभी भी क्लास का विकल्प नहीं हो सकते हैं। जो हम लोग क्लास में बैठ कर के इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स के चेहरे को देख करके, उनकी आंखों को देख करके पता चल जाता है कि ये चीज़ उनके समझ में नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें हम लोग दोहरा देते हैं, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस में मिसिंग रहती हैं, बट फिर भी एक विकल्प के तौर पे हम लोग इस रास्ते का चयन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से एकेडमिक क्लास का ये अंतिम साल है। एक क्लास में बैठ के जो पढ़ा जाता है, एकेडमिक क्लासेस, तो मुझे लगता है कि एमए फाइनल ईयर आप लोगों का अंतिम वर्ष है, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इस साल आप पढ़ लेंगे वो सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा।
मैं आशा करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बड़ी मदद मिलेगी और हम ये प्रयास करेंगे कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने के बाद आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी दिक्कतें रहती हैं, तो आप लोग उसको व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, उसको फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। इन लेक्चर्स को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संभाल के रखिएगा ताकि दोबारा भी आप लोग इसको पढ़ सकें। आज चूँकि डे फर्स्ट है, स्टार्टिंग है, इसलिए हम आप लोगों से थोड़ी सी बात कर पा रहे हैं इस तरीके से, नहीं तो हम लोग सीधे सीधे सिलेबस की चर्चा करेंगे और सिलेबस पे जो भी टॉपिक्स दिए हैं हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एमए फाइनल ईयर में बेसिकली 600 अंक का प्रश्न पत्र आप लोगों को करना होता है। 100 मार्क्स के 6 पेपर आप कह सकते हैं, जिनमें से जो 5 पेपर्स हैं स्टार्टिंग के वो रिटन मोड में होता है, माने उसकी परीक्षाएं लिखित होती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने 5 पेपर दिया, दुर्भाग्य से नहीं दे पाए। एक्सपेक्टेड 5 पेपर के लिए था, 5 पेपर की स्टडी आप लोगों ने की। वैसे ही 5 पेपर इस साल भी आपको पढ़ने हैं और वो लिखित में होंगे। लेकिन जो छठा पेपर होगा वो होगा तो 100 मार्क्स का, जैसे कि सारे अन्य 5 पेपर हैं, लेकिन वो आपका वाइबा होगा, माने मौखिक परीक्षा, मौखिकी। एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएंगे और वो आपसे मौखिक प्रश्न पूछेंगे, उसके आधार पर 100 अंकों में आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 600 अंकों में इस साल आप लोगों को पढ़ाई करनी है और पेपर देना है। तो सबसे पहले हम लोग आज, चूँकि पहला दिन है, डे फर्स्ट है, तो थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि आपका सिलेबस है क्या। स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश लिटरेचर में फाइनल ईयर का सिलेबस है, उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और वो है आपकी 19th सेंचुरी पोइट्री। मीन्स जो 19वीं सदी में अंग्रेजी में साहित्य लिखा गया, इंग्लैंड में साहित्य लिखा गया अंग्रेजी में, उन चीज़ों की स्टडी हम लोग पेपर फर्स्ट में करेंगे 19th सेंचुरी पोइट्री में। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। उससे पूर्व, बताने से पूर्व हम आप लोगों को थोड़ा सा सेकंड पेपर के बारे में बताते हैं। जो सेकंड पेपर है आप लोगों का वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ये बड़ा ही नया पेपर है आप लोगों के लिए। इसमें बेसिकली, जैसे हिंदी में आप लोग आलोचना पढ़े हैं, माने जो कुछ भी लिखा गया है, जैसे उदाहरण अगर हम हिंदी का दें तो जैसे हिंदी में तमाम कवियों ने, लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, नाटककारों ने, कहानीकारों ने अपनी रचनाएं लिखी, तो वो रचनाएं कैसी होनी चाहिए, जो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो एक क्लासिकल पैटर्न है उसको लिखने का, उस क्लासिकल पैटर्न पे वो रचनाएं कितनी खरी उतर रही हैं, कितना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रही हैं, इसके लिए तमाम विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। एक पैटर्न बनाया है हर प्रकार के फॉर्म का। जैसे हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप लोगों ने पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है। ये लोग जो साहित्य लिखा गया उसकी समीक्षा करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म, आलोचना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी है। तो हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये पढ़ेंगे कि जैसे नाटक है
या नाटकों के विभिन्न प्रकार हैं, उसका क्लासिकल पैटर्न क्या है। लिखने को तो कोई भी लिखने लगता है, लेकिन क्या जो तरीका है उसको लिखने का, क्या उन मापदंडों पे वो रचना खरी उतर रही है कि नहीं। अगर नहीं खरी उतर रही है तो क्यों नहीं खरी उतर रही है, आखिर उसमें त्रुटियां कहाँ हैं, क्या चीजें उसमें मिसिंग है। ये सारी चीजें आप लोगों को इस पेपर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। इसके बारे में भी डिटेल में हम आपको जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। इसके बाद जो आपका पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड आप लोगों का मॉडर्न लिटरेचर है। कौन सा लिटरेचर? मॉडर्न लिटरेचर, विशेष करके ब्रिटेन का मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। पेपर थर्ड है आप लोगों का मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर। अब मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर में तमाम सारे राइटर हैं, लेकिन उनमें पोइट्री में आप लोगों को विशेष करके W.B. ईट्स को पढ़ना है, T.S. इलियट को पढ़ना है। T.S. इलियट की सबसे प्रसिद्ध रचना वेस्टलैंड को इस साल आपको डिटेल में पढ़ना है। W.H. ऑडेन को पढ़ना है, स्टीफन पेंडर को पढ़ना है। नाटकों में आप लोग शायद BA सेकेंड ईयर में एक रचना पढ़ चुके हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड द मैन, लेकिन वो एंटी रोमांटिक कॉमेडी थी। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की इस साल जो मास्टरपीस है, सबसे प्रसिद्ध रचना है, सेंट जॉन आपको पढ़ना है। T.S. इलियट का आप लोगों ने मर्डर कैथेड्रल शायद थर्ड ईयर में पढ़ा था। यहाँ पे उनकी एक प्रसिद्ध रचना फैमिली रियूनियन पढ़ना है। सैमुअल बीकेट का वेडिंग फॉर गोडोट पढ़ना है। हैरोल्ड पिंटर बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामाटिस्ट हैं, अभिजीत सदी में कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई है। इनको आप लोगों को पढ़ना है। बर्थडे पार्टी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, नाटक है। इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। पेपर थर्ड में इनको पढ़ेंगे। केवल ब्रिटेन का जो लिटरेचर है उन चीज़ों को इस पेपर में आपको पढ़ना है। इसके अलावा पेपर फोर बहुत ही लेंदी पेपर है, बहुत ही लंबा पेपर है, बड़ा पेपर है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चासर से शुरू हो करके सीधे प्रेजेंट डे मॉडर्न एज तक आएगा, तो आपको वहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। सीधे जेफरी चासर से शुरू करेंगे आप लोग और पूरी तरीके से मॉडर्न एज, T.S. इलियट, W.B. ईट्स वगैरह को होते हुए एकदम मॉडर्न एज तक चले आएंगे। कुछ हिस्सा पोस्ट मॉडर्न एज का भी इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और इस पेपर को जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग चासर के भी पहले से इसको शुरू करेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। इसको एकदम पूरा एज वाइज आपको पढ़ना। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, भारतेंदु युग है, इस तरीके से जैसे एज का, युगों का विभाजन किया गया है आसानी से समझने के लिए कि किस वर्ष से किस सदी से किस सदी तक, कितने समय से कितने समय तक कौन सा काल रहा है, और उस कालखंड को कितने सारे साहित्यकारों ने विशेष करके प्रभावित किया है, किसने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, क्या योगदान किसका रहा है। तो इसी तरीके से अंग्रेजी में भी जेफरी चासर 14वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं सदी तक पूरा का पूरा साहित्य विभिन्न भागों में डिवाइड है, विभिन्न एजेस में डिवाइड है। 14th सेंचुरी चासर की, फिर 15th सेंचुरी में क्या हुआ, कैसे लिटरेचर डेवलप हुआ, 16th सेंचुरी जो एलिजाबेथन एज आती है जिसमें शेक्सपियर है। तो इस तरीके से आप बढ़ते हुए 17th सेंचुरी में प्यूरिटन एज से होते हुए फिर 18th सेंचुरी, जिसको न्यू क्लासिकल एज के नाम से आप लोग लास्ट ईयर पढ़े भी हैं, अलेक्जेंडर पोप को आपने पढ़ा 18th सेंचुरी में। तो ऐसे ही पूरा का पूरा मॉडर्न एज तक आपको पढ़ना है। किस एज में कौन सी विधा ज़्यादा लिखी गई, कौन से राइटर रहे, उनका क्या योगदान रहा, किस युग में नाटक लिखे गए, किस प्रकार के नाटक लिखे गए, उपन्यास कब आया, कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। थोड़ा सा लेंदी पेपर ज़रूर है ये, लेकिन डोंट वरी,
मैं हूँ, आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो 5वां और रिटेन एग्जामिनेशन का आखिरी पेपर है वो है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में स्टूडेंट्स आप लोगों को पोइट्री पढ़नी है, ड्रामा पढ़ना है और नॉवेल पढ़ने हैं, तीनों विधाएं। लेकिन विशेष बात यह है कि केवल अमेरिका का जो लिटरेचर अंग्रेजी में लिखा गया। अमेरिकन लिटरेचर से मतलब ये है कि जो अमेरिका के लिटरेरी आर्टिस्ट रहे हैं, अमेरिकन रहे हैं, उन लोगों ने लिटरेचर में क्या लिखा और अंग्रेजी में विशेष करके क्या उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा अंग्रेजी राइटिंग में, तो उन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। इसमें ध्यान रखिएगा, तीनों विधाओं को पढ़ना है आप लोगों को। पोइट्री भी पढ़नी है, यू हैव टू स्टडी पोइट्री एंड अमेरिकन ड्रामा, और साथ ही आप लोगों को नॉवेल्स पढ़ने हैं जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट्स ने इंग्लिश में लिखा है। तो इस तरीके से ये 5 पेपर आप लोगों को पढ़ने हैं, और उसके बाद इन्हीं सारे पेपर्स के आधार पर आपको 6th पेपर जो वाइबा का होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, वो इन्हीं सारे पेपर्स से मिला के पूछे जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि वाइबा इन 5 पेपरों का कंबाइंड रूप होगा। जो एग्जामिनर आएगा वो सब मिला करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आपसे करेगा, आप लोगों को उसको रिस्पॉन्स करना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। इस तरीके से आप लोगों के 6 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं इन पेपर्स को पढ़ाएगा कौन। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी पोइट्री जो पेपर फर्स्ट है, ये 19th सेंचुरी पोइट्री मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पेपर फर्स्ट है आपका, इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो पेपर सेकंड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, वो ऑनरेबल पांडे सर क्लासरूम में आपको पढ़ाएंगे। जो पेपर थर्ड है वो रिस्पेक्टेड त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे, डॉक्टर ओपी त्रिपाठी सर। और जो फोर्थ पेपर है उसको हम सब लोग मिल करके पढ़ाएंगे, सारे टीचर्स मिल करके पढ़ाएंगे। उसमें एजेस का डिवीज़न कर लिया जाता है, कौन कौन सी एज, कौन कौन से राइटर, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। वो लोग उसको जो है आपस में हम लोग बांट लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की एज को ये सर पढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की एज को ये सर पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। 5th पेपर जो अमेरिकन लिटरेचर है उसको रिस्पेक्टेड बीके तिवारी सर पढ़ाएंगे। और जो वाइबा का पेपर है उसके लिए हम सब लोग मिल करके आप लोगों को समय समय पे टिप्स देते रहेंगे क्लासरूम में। इसके अलावा जैसा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में रिमेडियल क्लास के रूप में भी इसको पढ़ रहे हैं, आप लोगों की समस्या के आधार पे इस क्लास को चलाया जा रहा है। आप लोगों को जो विशेष समस्याएं हैं कि सिलेबस न पूरा होना या किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, तो रिमेडियल क्लास के रूप में इन सारे पेपर्स को मैं अकेला यहाँ पे पढ़ाऊँगा। और आई एश्योर यू, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसा प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों ने देखा है कि मैं सारे पेपर आप लोगों को विधिवत तैयार करा देता हूँ, विधिवत पढ़ा देता हूँ। आप भरोसा रखिए, बिल्कुल डोंट वरी रहिए। ये सारे पेपर्स मैं आप लोगों को विधिवत एक एक करके सब के सब पेपर आपको मैं पढ़ाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी ख्याल से जितना मैंने बताया उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस में आप रहिए कि आप लोग पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम कवर कराएंगे जो भी हो सकेगा। चूँकि सिलेबस लंबा है
बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अपने लेवल से पढ़नी पड़ेंगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी हमारे लेवल से मदद हो सकेगी, जितना मैं पढ़ा पाऊँगा सीमित समय सीमाओं में, उतना मैं आप लोगों को पढ़ाने का भरसक प्रयास करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीधे सीधे पेपर फर्स्ट की ओर आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट पढ़ाऊँगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयोग से ये मेरा पेपर है भी, मैंने ही इसको क्लास में हमेशा पढ़ाया है और यहाँ भी यहीं से शुरुआत होगी। थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग बुक्स वगैरह ले लीजिए, चूँकि ये टेक्स्ट स्टडी है पूरी तरीके से। पेपर फर्स्ट की जो स्टडी है इसमें आपको टेक्स्ट पढ़ने हैं, एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, इसलिए बुक्स नेसेसरी हैं। लेकिन अगर किताबें नहीं मिल पा रही हैं तो ऐसी स्थिति में जो तमाम बुक सेलर्स या आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको जो जिस तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की हो, गाइड ली हो, या फिर जो भी किताबें उनके पास हों उनसे आप ले सकते हैं। तो गाइड में भी टेक्स्ट हैं और फिर उसको मैं पढ़ाऊँगा तो कोई दिक्कत भी नहीं समझने में। लेकिन अगर वो नहीं भी है आपके पास अभी वर्तमान में, जैसा कि आप लोग घरों पे हैं, मार्केट नहीं आ पा रहे हैं, किताबों की उपलब्धता आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ये ऑनलाइन वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे उसमें टेक्स्ट सहित मैं आपको पढ़ाऊँगा। माने टेक्स्ट भी होगा। अगर आप चाहेंगे तो मोबाइल पे बैठे बैठे कहीं भी आप रहेंगे तो आप लीड लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, और टेक्स्ट भी रहेगा और मेरा लेक्चर भी रहेगा। तो आपको उसकी भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तुरंत में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको समय मिलता है आप लीजिएगा, तब तक आप बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के, बिना किसी बैरियर के आप पढ़ सकते हैं। और मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको कोई असुविधा न हो। अब थोड़ा सा हम लोग सीधे सीधे पेपर फर्स्ट के सिलेबस की चर्चा करते हैं। सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर जब उसको हम शुरू करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब चूँकि मैं फर्स्ट पेपर चूँकि मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर ही पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट पेपर के सिलेबस की थोड़ा सा डिटेल्ड में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में बातें कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर फर्स्ट का नाम ही है 19th सेंचुरी पोइट्री। जैसे अभी हिस्ट्री के बारे में हम बता रहे थे कि अंग्रेजी साहित्य को विभिन्न युगों में बांट दिया गया है, विभिन्न सेंचुरीज वाइज उसको बांट दिया गया है, विभिन्न सेंचुरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपकी 19th सेंचुरी पोइट्री है। कौन सी पोइट्री? 19th सेंचुरी पोइट्री है। अर्थात 19वीं सदी में जो भी चीज़ें अंग्रेजी में लिखी गई, कविताओं में जो जो कवि आए, उनकी रचनाओं को सबको तो पढ़ पाना सीमित सिलेबस में नहीं संभव है, लेकिन जो विश्वविद्यालय द्वारा सिलेबस बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आप लोगों को पेपर फर्स्ट में 19th सेंचुरी पोइट्री में दी गई हैं, वो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि जो 19th सेंचुरी है, स्टूडेंट्स, इसका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थात 19th सेंचुरी अपने साहित्यिक आउटकम, माने जो लिटरेरी आउटकम है, लिटरेरी आउटकम मीन्स कि जो रचनाएं इस काल में लिखी गई, जो साहित्य में प्रगति हुई, विशेष करके कविता के क्षेत्र में, वो बड़ी ही उल्लेखनीय है। बहुत सारा साहित्य लिखा गया और अंग्रेजी के जो प्रसिद्धतम रचनाकार हैं, जिनको आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं, वो सारे लोग इस एज से बिलोंग करते हैं। बड़े बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हों, कौन नहीं जानता अंग्रेजी पढ़ने वाला। मेरे ख्याल से जब आप लोग इंटरमीडिएट में रहे होंगे, हाई स्कूल में रहे होंगे, तभी से इनका नाम सुन रहे हैं।
उनका बृहद ज्ञान आपको प्राप्त करने का अवसर मिलेगा यहाँ पर। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, जॉन कीट्स का नाम कौन भूल सकता है। इंटरमीडिएट में मेरे ख्याल से आप लोगों ने लाबेलिडीम सेंस मर्सी, एक बैलेड आप लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, पीबी शेली को आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ्यू अर्नॉल्ड को आप लोगों ने पढ़ा है, डावर बीच शायद आप लोग जरूर पढ़े होंगे। इंटरमीडिएट में भी डावर बीच का कुछ पार्ट आप लोगों ने पढ़ा था। मेरा ख्याल है बीए फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो उनकी जो अन्य उनका प्रसिद्ध क्षेत्र है उससे आप परिचित होंगे। ये सारे तमाम राइटर्स को, तमाम कवियों को आप लोगों को 19th सेंचुरी पोइट्री में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी पोइट्री, या यूं कह सकते हैं कि जो 19th सेंचुरी है इंग्लिश लिटरेचर में, तो दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 19th सेंचुरी पोइट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, लिटरेरी एजेस के अकॉर्डिंग। लिटरेचर में जो एजेस का डिवीजन हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उस लिहाज से जो 19वीं सदी है, जो 19th सेंचुरी है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो द फर्स्ट हाफ, माने 19वीं सदी का जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है, उसको हम लोग रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से इस नाम से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। 3rd ईयर में भी जो आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का पेपर था, उसमें आप लोग रोमांटिक एज पढ़े होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो जो रोमांटिक पीरियड है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, तकरीबन 50 सालों का, 1801 से शुरू होकर के जो 1950 तक चलता है, उसको हम लोग रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। और इस रोमांटिक एज में हम लोगों को जो रोमांटिक एज के बड़े नाम हैं, विशेष करके पोइट्री के क्षेत्र में, उन लोगों को पढ़ना है। और जो 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ है, द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century is known as Victorian age. It means during the second half of 19th century, Queen Victoria was there. जो 19th century का सेकेंड हाफ था, उस समय स्टूडेंट्स इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का शासन हुआ करता था, इसलिए इसको विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। इस एज में हम लोग कुछ विभिन्न कवियों को पढ़ेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से 19th सेंचुरी के 2 डिवीजन हो जाते हैं, एक रोमांटिक एज और एक विक्टोरियन एज। स्टूडेंट्स, वैसे तो रोमांटिक एज बहुत ही समृद्ध है, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो निबंध लेखन के, विशेष करके एसेस के फील्ड में रहा हो। बहुत ही प्रोलिफिक एज रही है। चार्ल्स लैम्ब को आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन कविताओं के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, दिस एज इज रियली वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में बेजोड़ पीरियड रहा है ये, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रोमांटिसिज्म, रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक रिवाइवल, फादर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। अगर किसी को श्रेय जाता है
रोमांटिक एज को इंग्लिश लिटरेचर में पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए, एक नई पहचान देने के लिए, तो वो श्रेय जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ की दो पोयम्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की ये दो पोयम्स, जिनमें पहली है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। स्टूडेंट्स, इस कविता का ये फुल टाइटल है, लेकिन कभी कभी इसको टिंटन एबी केवल कह देते हैं। ओनली टिंटन एबी भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, पूरा नाम नहीं दिया जाता है, केवल टिंटन एबी कह दिया जाता है। तो ये पहली रचना है स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक एज की जो ओपनिंग की अपने लिरिकल बैलेट्स के माध्यम से, लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करके, स्टूडेंट्स उसकी ये पहली रचना है, याद रखिएगा, टिंटन एबी, जिसका फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। वास्तव में जो रोमांटिसिज्म का एक्चुअल सीड है, एक्चुअल उस सीड का फ्लोरिश है, माने व्हाट सीड विलियम वर्ड्सवर्थ हैज शोन इन द फील्ड ऑफ रोमांटिसिज्म एंड हाउ इट ग्रोज, कैसे ये बढ़ता है। अगर उसके दर्शन करने हैं आप लोगों को, उसको देखना है, तो साहित्य के हर विद्यार्थी को टिंटन एबी जरूर पढ़ना चाहिए। किस तरीके से नेचर का डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से पैंथीज्म की फिलॉसफी, किस तरीके से लव फॉर पास्ट, किस तरीके से इमेजिनेशन और इमोशन रोमांटिसिज्म का प्राण है, वो चीजें आपको देखने के लिए इस रचना में मिलेंगी। लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। इसके साथ ही जो दूसरी रचना है, यह भी विलियम वर्ड्सवर्थ के श्रेष्ठतम दार्शनिक रचनाओं में से है। अगर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का दर्शन जानना है, क्या उनकी फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी की डेप्थ क्या थी, उनकी जो रोमांटिक फिलॉसफी है, जो रोमांटिक फिलॉसफी में लाइफ फिलॉसफी है, जिसमें जहां एक तरफ पेसिमिस्टिक अप्रोच जो रोमांटिक एज की पहचान रही है, उसमें किस तरीके से इनडायरेक्टली ऑप्टिमिस्टिक विजन का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उस चीज को अगर आपको देखना है तो आपको उनकी जो दूसरी कविता है, बहुत ही खूबसूरत रचना है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये इनका कंप्लीट टाइटल है इस पोएम का, और कभी कभी इसको हम लोग इमॉर्टलिटी एंड ओड भी कह देते हैं, कई बार लिखा मिल सकता है आप लोगों को। उनकी ये प्रसिद्धतम रचनाएं हैं। तो इन दो रचनाओं को हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ेंगे। इसके बाद एस.टी. कॉलरिज की रचना हम लोग पढ़ेंगे, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये बड़ी लंबी कविता है, एक बैलेड है, लिरिकल बैलेड। और इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि चूँकि रोमांटिक एज के प्रारंभ में लिरिकल बैलेड्स का बहुत बड़ा योगदान है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जिस कवि ने उस रचना को पब्लिश करने में मदद की थी, जो उनके साथी रहे, वो एस.टी. कॉलरिज ही रहे। इसलिए लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जाता है। और उस लिरिकल बैलेड्स की जो अंतिम रचना है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इनकी एक पोयम और आप लोगों को पढ़नी है, डिजेक्शन एंड ओड। पेसिमिस्टिक अप्रोच
पे लिखी गई ये रचना है, इसको भी आप लोगों को पढ़नी है। एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक एज का एक लीडिंग पोएट है। अपने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को किस तरीके से रोमांटिक पोइट्री में एम्प्लॉयमेंट दिया गया, किस तरीके से उसमें डाला गया, इस चीज़ के लिए ये जाने जाते हैं। ये आपके 19th सेंचुरी पोइट्री में जो रोमांटिक एज है, जो रोमांटिक पोइट्री है, इसके दो लीडिंग पोएट्स हैं और ये सेक्शन ए में आप लोगों को इनको पढ़ना है। सेक्शन बी में आप लोगों को 3 पोएट्स को पढ़ना है, जिनमें सबसे पहला नाम है पी.बी. शेली। अपने खूबसूरत लिरिक्स में, अपने खूबसूरत लिरिकल पोएम्स में जो रोमांटिक अप्रोच और विशेष करके उसमें जो पेसिमिस्टिक विजन है, जो उनका निराशावादी दृष्टिकोण है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी एक रचना, प्रसिद्धतम रचना, उनकी सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध रचना एडोइनस आप लोगों को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बहुत ही एक चीज़ यहाँ मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, विशेष करके जो सिलेबस आपका बनाया गया है एमए प्रीवियस फर्स्ट पेपर का, ये जान लीजिए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन 101% प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। और विशेष करके जो पोएम्स दी गई हैं, जो रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। शायद ही कोई पेपर आता हो जिसमें एडोइनस से कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को पी.बी. शेली को पढ़ना है। इसके अलावा जॉन कीट्स के 3 ओड आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जॉन कीट्स, ही इज़ द मैन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी की जो फिलॉसफी है, सारी दुनिया में अगर किसी को भी ब्यूटी पे काम करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने भी ब्यूटी पे काम किया है, मेरा जो रिसर्च वर्क है ब्यूटी पे ही है। तो कोई भी ब्यूटी पे अगर काम कर रहा है सारी दुनिया में लिटरेचर के क्षेत्र में, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक कदम, पहला कदम भी बिना जॉन कीट्स को स्टडी किए हुए रख सकता है। उनकी 3 ओड आपको पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ओड हैं, बहुत ही खूबसूरत ओड हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, जो इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी पे लिखा गया है। ओड टू साइकी और ओड टू ए नाइटिंगेल। शायद ओड टू नाइटिंगेल आपने पढ़ा भी होगा कहीं एक आध बार, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये इतना जो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये आपको 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ रोमांटिक एज में आप लोगों को पढ़ने हैं, रोमांटिक पोइट्री में पढ़ने हैं। इसके बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है, जिसको हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं, विक्टोरियन पोइट्री के नाम से जानते हैं, तो हम लोग विक्टोरियन पोइट्री में 3 बड़े नामों से पहले से ही परिचित हैं। बीए फर्स्ट ईयर से ही हम लोग इनको पढ़ते चले आ रहे हैं, या यूँ कहें कि इनमें से 2 राइटर्स को तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ही पढ़ लिया है, जिनमें जो आपका पहला नाम है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, स्टूडेंट्स, ये लीडिंग विक्टोरियन पोएट हैं, जो अपने विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ के लिए जाने जाते हैं। बीए थर्ड ईयर में शायद आप लोगों को विक्टोरियन कंप्रोमाइज़, विक्टोरियन एज में हमने पढ़ाया होगा, लेकिन उनकी इतनी अच्छी रचनाएं शायद आपको पहले पढ़ने के लिए नहीं मिली होंगी। इस साल आप लोग उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ेंगे, जिनमें उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना इन मेमोरियम आपको पढ़नी है। और इन मेमोरियम से कुछ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ पोएम्स आप लोगों को पढ़नी है, जैसे येट अस ट्रस्ट समहाउ गुड, स्वीट आफ्टर सावर्स, एम्ब्रेशियन एयर, डियर फ्रेंड फॉर ऑफ माई लॉस्ट डिज़ायर। इसके अलावा द वॉइस इज ऑन द रोलिंग एयर। स्टूडेंट्स, ये रचनाएं आपको पढ़नी हैं। इसके अलावा जो रचना आपको इनकी पढ़नी है,
द लोटस ईस्टर। स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इनकी जो भी राइटर्स 19वीं सेंचुरी पोइट्री में हैं, तो इनकी जो श्रेष्ठतम रचनाएं हैं उन्हीं को शामिल किया गया, वो भी डिटेल्ड में है। डिटेल्ड आई मीन टू से कि कोई, जैसे मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मैथ्यू अर्नोल्ड की डावर बीच पढ़ी, तो केवल एक पैराग्राफ दे दिया गया था, जबकि वो लंबी रचना है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्ड में कविताएं पढ़नी है। इंटरमीडिएट में अगर आपने मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ा तो केवल एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन यहाँ पे डिटेल्ड, तो यहाँ पे जो रचनाएं हैं वो पूरी कंप्लीट फॉर्म में हैं, जिनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउनिंग की श्रेष्ठतम रचना है, सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है फ्रा लिप्पोलिप्पी, शायद हमने कभी चर्चा भी की होगी। किस तरीके से स्ट्रिक्ट मोरालिटी को, बहुत ज़्यादा आदर्शवाद को जीवन में शामिल कर लेना एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ न कुछ जो समझौते होते हैं जीवन में, थोड़ा सा यस, थोड़ा सा नो, थोड़ा सा ट्रुथ, थोड़ा सा लाई, जो ज़िंदगी चलती है इस तरीके से चलती है, बहुत उसमें स्ट्रिक्ट, बहुत आदर्शवादिता या बहुत मेथोडिकल मेथड नहीं चल पाता है जीवन में। तो इस कॉन्सेप्ट पे लिखी गई रचना है फ्रा लिप्पोलिप्पी, बड़ी ही खूबसूरत रचना है। मेरे पास तो इसकी बुक भी अवेलेबल है। इसके अलावा रबी बेनेज़रा, इसको आप लोगों को पढ़ना है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा जो आखिरी पोएट आप लोगों को इस एज में पढ़ना है, विक्टोरियन एज में, वो आपको पढ़ना है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड इलेजिएक पोएट हैं, पूरी तरीके से ही बिलोंग्स टू पेसिमिस्टिक स्ट्रीम ऑफ पोइट्री, पेसिमिस्टिक विजन ऑफ लाइफ। जैसे आप लोगों ने टॉमस हार्डी को पढ़ा है, पेसिमिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, उसी तरीके से मैथ्यू अर्नोल्ड का भी जो विज़न है लाइफ को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, वो पेसिमिस्टिक है। तो उस पेसिमिस्टिक अप्रोच आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी 2 एलिजीज यहाँ पे आपको पढ़नी है, जिनमें फर्स्ट एलिजी है द स्कॉलर जिप्सी और सेकंड एलिजी है रग्बी चैपल। पैस्टोरल एलिजी है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों को पढ़ना है। इस तरीके से जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि इनमें से हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो सेलेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को, अरिस्टी कॉलरिज को पढ़ लेते हैं, तो फिर सेक्शन बी में हम लोग मान लीजिए कीट्स को पहले पढ़ लेते हैं, शेली को छोड़े रहेंगे। फिर आगे चल कर के रॉबर्ट ब्राउनिंग को और मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ लेते हैं, टेनिसन को छोड़े रहेंगे। फिर टाइम जैसे आगे बढ़ता है तो फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में हम लोग, अगर हमारे पास शेली बचे रहते हैं, बायरन बचे रहते हैं, टेनिसन बचे रहते हैं, तो उनको पढ़ लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ते चलेंगे कि एक साथ सारे पेपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलें, सारे पेपर्स में थोड़ी थोड़ी तैयारी होती चले। विशेष करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिहाज से कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग पढ़ने के लिए चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने पर्याप्त पढ़ लिया है, और पता नहीं आप लोग किताब वगैरह अभी आपके पास होगी नहीं, तो अगर हो सके तो कल आप लोग टेक्स्ट के साथ रहिए। मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ाऊँगा कल सबसे पहले, लेकिन अगर नहीं भी हो पाती है तो मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे अवेलेबल कराऊँगा, टेक्स्ट के साथ पढ़ाऊँगा, तो डोंट वरी रहिएगा उसके लिए। और अभी एक आध दिन विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लाइफ है और उनकी जो पोइट्री की खास बातें हैं, जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री है या सैलिएंट फीचर्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा, नहीं भी रहेगा तो हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी है,
हम इस पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का लेक्चर फिनिश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।